नमस्कार मित्रों, टॉक नाउ के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं अजय अवस्थी और मेरे सामने बैठी हैं इस प्रदेश की नामचीन हस्ती, कैंसर और रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन मित्तल। नमस्कार। मैं आपका अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। और जैसा कि आज सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य की है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो या महिलाएं, स्वास्थ्य की समस्या से हर कोई आज शहरों में दो चार हो रहा है। ग्रामीण इलाके भी इससे बचे नहीं हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सुविधा और साधनों के साथ विगत 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं डॉक्टर सुमन मित्तल। डॉक्टर सुमन मित्तल जी का मित्तल हॉस्पिटल के नाम से 2 शहरों में हॉस्पिटल संचालित है, जहां वे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से इलाज करती हैं और साथ ही गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड से भी मदद करती हैं। दोनों स्थानों पर उनकी विशेषज्ञ सेवाएं वहां उपलब्ध रहती हैं। उन्होंने MBBS और MD KEM हॉस्पिटल बॉम्बे से किया और उसके बाद DM का कोर्स GCRI अहमदाबाद से किया। ऐसे योग्य चिकित्सक को छत्तीसगढ़ में हम पा करके एक गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं और हमें एक राहत भी मिलती है कि गंभीर बीमारियों के लिए हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं। सुमन मित्तल जी विगत 15 सालों से जब यहाँ से अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो उन्हें क्या क्या अनुभव हुए और कैंसर के विषय में क्या अवेयरनेस होना चाहिए, कैंसर से बचाव कैसा हो सकता है, खासकर महिलाओं को जो 2-3 तरह के कैंसर होते हैं, कैसे बचाव हो, ये सब तो हम उनसे जानकारी लेंगे ही। लेकिन इसके पहले मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि सुमन जी, आपकी शिक्षा दीक्षा तो बॉम्बे से हुई जी। और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जरा सा बताएं कि यहाँ आप दाम्पत्य जीवन से आई या आने के बाद आपका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ। कुछ जानकारी हम दर्शकों को देना चाहें। जी। मेरी शादी तो जब मैं MD कर रही थी तभी हो गई थी जी और मेरे हस्बैंड डॉक्टर आशीष मित्तल वो न्यूरो फिजिशियन हैं। जी। तो MD के दौरान ही शादी हो गई थी और फिर मैंने MD कंप्लीट किया और उसके बाद फिर 3 महीने की बच्ची को लेके फिर मैं DM करने के लिए अहमदाबाद गई थी और छोटी बच्ची के साथ ही मैंने अपने DM की पढ़ाई पूरी की और फिर 2008 में मैंने पढ़ाई कंप्लीट करके और फिर मैं तुरंत ही रायपुर आ गई थी और तब से लगातार रायपुर में ही मैं सेवाएं अपनी दे रही हूँ। अच्छा, एक ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कैरियर के पीछे एक प्रेरणा होती है जी। कि हम जाएं, तो आप स्वप्रेरणा से मेडिकल के सेक्टर में गई या कहीं से आपको ऐसी प्रेरणा मिली, आप बताना चाहेंगे? जी। जब मैं छोटी थी, मुझे लगता है मैं क्लास 7 में थी, तो उस समय में मेरी माताजी की सर्जरी हुई थी। उन्हें पेट में काफ़ी दर्द रहता था, तो फिर हम छोटे से जगहों पे रहते थे, तो वहाँ से 2 घंटे की दूर एक थोड़ी सी बड़ी शहर थी, हम वहाँ पे गए और मेरे माताजी की सर्जरी हुई और उसके बाद मेरी माताजी अच्छी हो गई। तो उस समय मुझे वो जब मैं वहाँ गई, माताजी की जब सर्जरी हुई, तो फिर मैंने उनको डॉक्टर को देखा जिन्होंने सर्जरी की थी, तो मैं उनसे बड़ी प्रभावित हुई और फिर मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को भी इन्हीं की तरह डॉक्टर बनना है और ये इस तरह से चीज़ों की शुरुआत मेरे जीवन में भी डॉक्टर बनने की। पहले परिवार में और कोई पैतृक विरासत नहीं थी डॉक्टर की कि घर में कोई? मैं अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर हूँ। पहली डॉक्टर हुई, ये बड़ी गर्व की बात है और बड़े आपके मेहनत और साधना को हम नमन करते हैं। एक बात और भी थी कि जीवन के संदर्भ में जो सबसे बड़ा सवाल आज लोगों के बीच में है कि नकारात्मकता आ रही है शहरों की भाग दौड़ में, संघर्ष में, और ऐसा भी है कि पहले हॉस्पिटल ही होते थे 24/7। केवल हॉस्पिटल सेक्टर ही ऐसा था जो 24/7 को फॉलो करता था कि हम 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में हैं। लेकिन आजकल व्यावसायिक क्षेत्र में सभी सेक्टर में 24/7 की कार्यशैली आ गई है। तो इस कार्यशैली से, इस भागम भाग से जो नकारात्मकता आ रही है और उसके साथ साथ जब लोग रोग के शिकार हो रहे हैं और ऐसे लाइलाज रोग के शिकार हो जाते हैं, तो वो लगातार आपसे मिलते हैं, तो एक आपके चारों ओर नकारात्मक वातावरण बना रहता है। आप कई हताश मरीजों को देखती भी होंगी और कभी कभी ऐसा लगता भी होगा कि जीवन
का अंतिम दौर है। तो इस लगातार नकारात्मकता के माहौल में आप अपने आप को सकारात्मक कैसे रख पाती हैं? क्या आपको प्रेरित करती है, कौन सी चीज़, और किस तरह से आप अपने आप को वहाँ पे सकारात्मक रख के मरीजों को भी ढाढ़स बंधाती हैं और उन्हें ऊर्जा देती हैं? जी। अ, तो जैसे कि आपने बताया, ख़ास करके मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ और एक कैंसर विशेषज्ञ हमेशा हम ऐसी बीमारियों से हमको मैं हैंडल करती हूँ जहाँ पे हर मरीज़ मेरा ठीक नहीं होता है। तो मुझे याद है कि जब मैंने अपनी डीएम की पढ़ाई की शुरुआत की थी, तो यही सवाल हमने अपने सर से पूछा था। तो एक चीज़ जी। उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से समझाई, जो आज भी मेरे दिमाग में है, कि उन्होंने कहा था कि देखो, जो बीमारियाँ हैं वो तो होंगी ही, चाहे उसके डॉक्टर हों या ना हो। तो आप कैंसर को या किसी बीमारी को होने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो आप उन्हीं मरीजों का बेहतर इलाज कर सकते हैं। जी। और उन मरीजों को जिनकी पहले कोई बीमारी लाइलाज थी, या जीवन उनका कष्टपूर्ण था, या शायद बिना इलाज के जिनका जीवन समाप्त हो सकता था, आप उनकी जी। मदद कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों का आप जीवन बचा सकते हैं। जी। तो आपके कोई ट्रीटमेंट करने या नहीं करने से बीमारी होना बंद नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि अगर आप डॉक्टर हैं इस चीज़ के, कि आप इन लोगों का बेहतर इलाज कर पाएँगी। और यही चीज़ मुझे आज भी प्रेरणा देती है कि जिन लोगों को तकलीफ़ है, जिन लोगों को समस्याएँ हैं, उनका मैं इलाज करके उनकी मदद कर पा रही हूँ, और ये चीज़ हमें प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात, कई बार मैं इन चीज़ों को भी देख के प्रेरित होती हूँ कि बहुत बार हम सब लोग अपने जीवन में ना छोटी-छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते जी। हैं। जी। बहुत छोटी-छोटी, कि आज हम घूमने नहीं जा पाए, आज बच्चों ने कुछ परेशान कर दिया, जी। या आज कुछ हमारी गाड़ी खराब हो गई, जी। या जी। आज हमारे पास कुछ छोटी-सी समस्या आ गई। जी। तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, तो हमको लगता है कि इनकी समस्याओं के सामने तो हमारी समस्याएँ कुछ भी नहीं है। जब ये लोग अपने जीवन से इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, तो हम छोटी-छोटी समस्याओं को लेके क्यों वाह! परेशान करते हैं? और जी। ये जी। चीज़ मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी देखती है कि लोग इतने मुश्किल समय भी अपने आप को सँभाल रहे होते हैं, और हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए क्यों कृप करते हैं, क्यों परेशान होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एक अच्छा जीवन जीने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करती हैं। वाह! बहुत अच्छी और बात एक आपने। और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे पेशेंट जो है, जैसा कि आप जानते हैं जी। कि कैंसर अब लाइलाज नहीं है। जी। बहुत सारे कैंसर के मरीज़ ठीक हो जाते हैं, और इनमें से कुछ लोग नियमित हमारे पास फ़ॉलो-अप में भी आते हैं। जी। जी। तो जब उन लोगों को हम देखते हैं, तो मुझे इतनी खुशी के महसूस होता है कि ये मेरी कमाई है। ये वाह! वो चीज़ है जो मैंने कमाई है अपनी ज़िंदगी जी। में, और ये चीज़ें हमको और लोगों की मदद करने के लिए और लोगों का हेल्प करने के लिए हमको प्रेरित करती हैं, और पॉज़िटिविटी से भी भरती हैं। वाह! और ऐसा भी है ना, आपने चर्चा में बताया भी था कि डॉक्टर जो होता है वो ईश्वर का हाथ होता है, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कैंसर का इलाज अब होने लगा है। अभी इस महीने, जनवरी के महीने में सर्वाइकल कैंसर का, महिलाओं को कैंसर जो होता है उसकी जागरूकता सप्ताह चल रहा है, माह चल रहा है। तो कैंसर के प्रकार महिलाओं में कितने तरह के होते हैं और उनसे क्या बचाव हो सकता है? क्या आप इस बारे में हमारी माताओं बहनों को बताना चाहेंगे? जी। तो अगर हम स्त्रियों की बात करें, तो 2 प्रमुख कैंसर स्त्रियों में होते हैं। एक होता है स्तन कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, जी। और दूसरा सर्वाइकल कैंसर, यानी कि गर्भाशय मुंह का कैंसर। जी। और पूरी दुनिया में ये 2 प्रमुख कैंसर है। ख़ास करके हम अपने देश की बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर शहरी क्षेत्रों में, और सर्वाइकल कैंसर ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे आम कैंसर है, महिलाओं की अगर जी। मैं जी। बात करूँ तो। जी। और अगर हम पुरुषों की बात करें, तो मुंह एवं गले का कैंसर पुरुषों में एक आम समस्या है। तो और अच्छी बात ये है कि इनमें से ज़्यादा अगर हम थोड़ी से सतर्क रहें, सावधान रहें, तो हम इन कैंसर से बच सकते हैं। इनसे बचाव बिल्कुल संभव है। इनको हम टाल सकते हैं, या हम इनका समय रहते पता लगा सकते हैं, जबकि हम इनका इलाज करके इन मरीजों को पूरी तरीके से कैंसर मुक्त कर सकते हैं। सुमन जी, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? क्या-क्या लक्षण हैं जिससे हमको समझ जाना चाहिए कि इस कैंसर का एक रोग आक्रमण करने वाला है? जी, तो कुछ सामान्य चीज़ें हैं। अगर किसी भी महिला और पुरुष को इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, जी। तो उनको सावधान रहना चाहिए और उनको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जैसे कि कोई घाव या छाला मुँह में, गले में या शरीर के किसी भी हिस्से में हो गया हो, और वो अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और वो भर नहीं रहा है, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। कोई गठान है या सूजन है स्तन में या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में, जो अचानक से वृद्धि कर रही है, या नई गठान आ गई है, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर किसी को खाना खाने में या निगलने में परेशानी हो रही हो, जी। तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा से अगर खांसी हो रही हो,
या खांसी के साथ अगर खून आ रहा हो और 2 हफ्ते हो गए हैं तो अगेन ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी भी अंग से असामान्य पानी या खून आ रहा है, खास करके महिलाओं में अगर मैं बताऊं कि उनके प्राइवेट पार्ट से अगर पानी या खून का रिसाव हो रहा हो तो ये अगेन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं जी। अगर महिलाओं या पुरुषों में उनको अचानक से उनकी मूत्र या मल की आदतों में कोई बदलाव आ गया है, यानी कि अचानक से बहुत कब्जियत रहने लग गई है या अचानक से डायरिया रहने लग गया है, तो अगेन ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर किसी को भी अगर ये लक्षण हो तो उन्हें अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपकी जांच करेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण किसी महिला या पुरुष को हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है और आप अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाइए। ज़्यादातर केसेस में कुछ सादी बीमारियां ही होती है जो इन सामान्य चीज़ों का कारण बनती हैं और ज़्यादातर केसेस में कैंसर के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन 10% समय कैंसर के लक्षण होते हैं, तो वो आपके चिकित्सक जांच करके आपको बता पाएंगे। एक सवाल आम दर्शकों के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। एक आम सवाल है मेरे जहन में कि कोरोना की महामारी आई तो 1-2 साल के अंदर वैज्ञानिकों ने उसका वैक्सीन निकाल लिया और उसके बचाव के टीके लग गए लोगों को। इतनी बड़ी महामारी से हम लड़ लिए, दिन रात लड़ करके उसके उपचार का रास्ता ढूंढ लिया। आज भारत उससे मुक्त हो गया है, लगभग मुक्त है। इस लाइलाज बीमारी के वैक्सीन के विषय में क्या संभावनाएं बनती हैं? इसका वैक्सीन क्यों नहीं आ पा रहा है या किसका वैक्सीन आ गया, जरा बताना चाहेंगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है सर आपने। देखिए, वैक्सीन्स जो हम देते हैं ना, वो जनरली आप देखेंगे कि वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है। जैसे कि आपने कोरोना की बात कही, तो कोरोना एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। तो जैसे कि हम अपने छोटे बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं तो हम जन्म के 4 हफ्ते बाद से उनको वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होता है। तो वो कैंसर जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं उनमें कुछ चीज़ों के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, जैसे कि आपने बताया कि जनवरी महीना है जो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है और सर्वाइकल कैंसर एक प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। जी। तो अब हम अपनी बच्चियों को, खास करके हम कहते हैं कि शादी के पहले, ठीक है, तो हम ऐसे सलाह दे रहे हैं कि 9 साल से लेके 25-26 साल की आयु के बीच में हर महिला को या बच्चियों को वैक्सीनेशन कर देना चाहिए। और हम वैक्सीनेशन करते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर को होने से 70% तक रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको जानकारी होगी कि अब जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि इन्फेंसी में 4 हफ्ते 6 हफ्ते की उम्र से ही हम उनको वैक्सीनेशन देते हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी पिछले कई सालों से है। और हेपेटाइटिस बी की वजह से ना सिर्फ हेपेटाइटिस होता है बल्कि लिवर का कैंसर भी होता है। तो अब चूंकि उसका वैक्सीनेशन हो रहा है, हम लिवर के कैंसर से भी काफ़ी हद तक बच जाते हैं। अच्छा। एक बात और थी कि कैंसर होने के कारणों में आपने लक्षण बताए हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज है क्या ये, या न्यूट्रिशन वैल्यूज को इफेक्ट करता है क्या? जैसे भोजन में पौष्टिकता की कमी और जीवनचर्या अस्त व्यस्त हो तो क्या ये कारण बनते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है आपका। कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कैंसर हम जिसको कहते हैं ना कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, यानी कि कोई एक कारण नहीं है। जैसे कि इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर में एक इम्पॉर्टेंट कारण है। बहुत सारे कैंसर जो है वो लाइफ स्टाइल डिजीजेस की वजह से होते हैं। अच्छा। जैसे कि हम हार्ट डिजीज को, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को हम लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से काफ़ी सारे कैंसर, जैसे कि अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ, कोलोन कैंसर की बात करूँ, एंडोमेट्रियल कैंसर की बात करूँ, तो ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। इसके अलावा कुछ कैंसर हमारे व्यसन की वजह से भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं पुरुषों के कैंसर की बात करूँ तो मुंह एवं गले का कैंसर जो है हमारे पुरुषों में, खास करके मैं भारत की बात करती हूँ, कि सबसे आम कैंसर है। 60% तक पुरुषों में होने वाला कैंसर मुंह एवं गले का होता है और इसका एकमात्र कारण है तंबाकू का सेवन। अच्छा। तो अगर हम तंबाकू का सेवन बंद कर दें तो लगभग हम 95% तक कैंसर के रिस्क को भी कम कर पाएंगे। और इसके अलावा जो लोग तंबाकू और अल्कोहल दोनों का सेवन करते हैं उनको कैंसर रिस्क और बढ़ जाता है। जो लोग स्मोकिंग टोबैको कर, यानी कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको फेफड़े का कैंसर बढ़ जाता है। तंबाकू की वजह से ना सिर्फ मुंह का कैंसर का रिस्क बढ़ता है बल्कि फेफड़े का कैंसर, आहार नली का कैंसर, किडनी का कैंसर और पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर भी काफ़ी बढ़ जाता है।
तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई शराब या तंबाकू का सेवन नहीं करता तो 95% वो कैंसर के आक्रमण से बच जाता है। मुंह एवं गले के मुंह और गले के जी, कैंसर बिल्कुल से। बच जाएंगे। अच्छा, इसके रिसर्चेस में क्या ऐसा लगता है कि भविष्य में इसका ये पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा? देखिए, कैंसर होने का एक इन सब की वजह से एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि कैंसर कोई बाहरी चीज़ नहीं है। अच्छा। कैंसर ज़्यादातर समय जो हमारे अंदर की कोशिकाएं होती हैं उनमें बदलाव की वजह से बदलाव होता की है। वजह से जी, ये जैसे अगर हम सर्विक्स कैंसर की बात करें तो मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन डायरेक्ट नहीं करता है। वायरल इन्फेक्शन हमारी शरीर की कोशिकाओं में बदलाव करता है। अच्छा। तो चूंकि ये हमारे कोशिकाओं की वजह से बदलाव की वजह से होता है, तो जैसे जैसे हम सबकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम सबका नेचुरली कैंसर का रिस्क भी बढ़ते बढ़ जाता है, जाता क्योंकि है। हमारी कोशिकाएं हैं वो समय के साथ समय क्रम में कहीं ना कहीं डैमेज होती है। कई बार वो जी। डैमेज जो है तो वो रिपेयर नहीं हो पाते और वो कैंसर में कन्वर्ट हो पाते हैं। जी जी जी। तो हम काफ़ी हद तक इसको रोक सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% कंट्रोल हो जाएगा, जी जी लेकिन जी। हम काफ़ी हद तक रोक इसको सकते रोक हैं। सकते हैं या हम इसका समय रह के पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम तम्बाकू और अल्कोहल का सेवन कम कर दें तो मुंह गले का कैंसर हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। हम वैक्सीनेशन करें तो सर्वाइकल कैंसर को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि अगर हम स्तन कैंसर की बात करें तो इन स्तन कैंसर में हम सलाह देते हैं कि हर महिला को अपने स्तन की जांच हर महीने स्वयं करनी चाहिए। जी इसके जी। अलावा 45 साल की उम्र के बाद में मैमोग्राफी करके एक्सरे जांच होती है वो जी। करवानी चाहिए। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हम ऐसी सलाह देते हैं कि 30 साल से ऊपर की महिलाओं को अपने अंदरूनी अंगों की जांच करवाना चाहिए और पैप स्मीयर करवाना चाहिए। हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर हम ये करें कॉमन कैंसर्स के लिए तो हम काफ़ी हद तक या तो इससे बच सकते हैं या हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कैंसर्स के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कोलोन कैंसर के लिए हम रेगुलर जांचों की सलाह देते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम नियमित जांचों की सलाह जी देते हैं, जी जी। और लाइफस्टाइल डिजीज़ तो है ही। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर हम लाइफस्टाइल को बेहतर करें तो डेफिनेटली हम कैंसर से बच सकते हैं बच काफ़ी हद तक। इलाज के विषय में एक धारणा थी रायपुर में कि अगर इस तरह की लाइलाज बीमारी कोई हो रही, गंभीर बीमारी हो रही, तो लोग बड़े शहरों के रुख करते थे। जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या उच्च स्तरीय सुविधाएं चिकित्सा की कैंसर की यहाँ उपलब्ध हैं? जी। आज की डेट में रायपुर या छत्तीसगढ़ में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। ना सिर्फ रायपुर बल्कि आसपास के शहरों में। अगर हम हमारे यहाँ ही बात करें तो हमारे यहाँ रायपुर और भिलाई दोनों जगह ही हमारे यहाँ कैंसर की कंप्लीट सुविधाएं उपलब्ध हैं। सो हम लोग कैंसर कीमोथेरेपी, कैंसर सर्जरी एवं रेडियोथेरेपी दोनों ही जगह सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट का भी अब काफ़ी सपोर्ट है। तो हम आयुष्मान भारत योजना के तहत ज़्यादातर मरीजों का निःशुल्क इलाज भी कर पाते हैं। तो सारी फैसिलिटीज़ जो इसकी हमको ज़रूरत है, जिसकी हमारे मरीजों को जब ज़रूरत है, वो ना सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है बल्कि निःशुल्क उपलब्ध है। अच्छा, बाहर जाने की जरूरत बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वाह, ये बड़ी अच्छी जानकारी आप दी हैं। ये तो हो गया स्वास्थ्य संबंधी आपका बहुत ही अद्भुत ज्ञान जो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल पूछूंगा कि आपकी रुचि क्या है? इतने व्यस्ततम समय से आप कैसे अपने जीवन में रुचि, कौन सा रुचि, आप हॉबी क्या है, आपकी रुचि क्या है? जी, तो काम अपने आप में एक हॉबी है, काम करना पसंद है, इसलिए नियमित काम करते हैं। इसके अलावा मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। गार्डनिंग पसंद है। तो फूल पौधे ये मेरा शौक है, तो काफ़ी समय तो उसमें भी चला जाता है। जी जी। इसके अलावा जब भी मुझे मौका मिलता है, हालांकि बहुत समय तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी मौका मिले तो ट्रैवल करना और नई नई जगहों पे घूमना, ये मेरा शौक है। और हर एक व्यक्ति के जीवन में एक दो व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो प्रेरित करते हैं या आदर्श रहते हैं। आपके जीवन में ऐसा कोई आदर्श है जिसको आप मानती हैं या जिसको फॉलो करती हैं, चाहे धर्म हो, अध्यात्म हो या व्यक्तित्व के हिसाब से? जी, सही कहा आपने। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी, उनसे ही मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। वो जिस तरीके से काम करते हैं और जिस तरीके से लोगों के बारे में सोच करके काम करते हैं, जी जी, और इस उम्र में भी इतना काम करते हैं, वो एक प्रेरणा मिलती है। एक व्यक्तित्व की प्रेरणा की बात कर रही हूँ। और अगर मैं धार्मिक या आध्यात्मिक बात करूँ तो मैं सद्गुरु को फॉलो करती हूँ। उनकी चीज़ें मुझे काफ़ी प्रेरित करती हैं, ना सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि वो लगभग हर चीज़ों को साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से भी तार्किक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जी जी, प्रस्तुत करते हैं। तो उनसे आपको बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। तो आज हम डॉक्टर सुमन मित्तल से ये सार्थक चर्चा कर रहे हैं और आगे भी हम उनको इस स्टूडियो में बुलाते रहेंगे, उनकी जानकारियों का
सारा कुछ जो भी तकनीकी जानकारी है, रोग के संबंध में जानकारी हम आम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आज आपने अमूल्य समय इस स्टूडियो को दिया, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद। और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। हमारे सुप्रसिद्ध समाज सेवी देवेंद्र सिंह सिब्बल जी का भी आगमन हुआ है और उनकी भी कुछ जिज्ञासा थी आम लोगों की ओर से, तो मैं देवेंद्र सिंह सिब्बल जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपनी जिज्ञासा डॉक्टर सुमन मित्तल के सम्मुख रखें। मेरा जो प्रश्न है वो ये था कि ये जो आजकल जो केमिकल और पेस्टिसाइड सब्जियों में और खाद्य पदार्थों में जो आ रहा है, क्या कैंसर के ये एक रीज़न है कैंसर के लिए? क्योंकि अभी डेनमार्क का एक सर्वे था कि अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको एक बीमारी होती है, ऑटिज्म करके एक बीमारी होती है। उसका रीज़न ये है कि वो केमिकल और पेस्टिसाइड जो खानों में आ रहा है। और पंजाब में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा 7% लोग लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि पंजाब में कभी भी ये चावल नहीं बोया जाता था, गेहूं नहीं बोया, ये धान नहीं बोया जाता था। पिछले कुछ समय से वहाँ धान बोना शुरू हुआ, तो धान को बोने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और पंजाब का वाटर लेवल ऊंचा है और फ्लड इरिगेशन करते हैं, उसमें केमिकल और पेस्टिसाइड डालते हैं, वो पीने वाले पानी में मिल जाता है क्योंकि वाटर लेवल ऊपर होने के कारण। तो वहाँ से तो एक ट्रेन चलती है बठिंडा से जैसलमेर, जो उसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं, जिसमें कैंसर के ही पेशेंट रहते हैं। तो क्या ये एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है केमिकल और पेस्टिसाइड का सब्जियों में और उसमें फलों में ज़्यादा पाया जाना? ये अगेन बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल, सो केमिकल्स खास करके कुछ स्टडीज़ आई हैं जिसमें हमने देखा कि जो केमिकल्स हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हों, इंसेक्टिसाइड्स हों, इनफैक्ट कुछ छोटे छोटे इंसेक्टिसाइड्स हम अपने घरों में भी बहुत बार महिलाओं को पता नहीं होता है, खेतों में तो हम यूज़ करते ही। इसके अलावा घरों में चींटियाँ मारने के लिए, कॉकरोच मारने के लिए, ये जिस प्रकार के हम इंसेक्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं, वो सब डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हमारे फूड चेन में आते हैं और फूड चेन में आने की वजह से ये भी कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। हालांकि बहुत स्टडीज़ नहीं हुई हैं, बट जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि कैंसर को रिस्क बढ़ाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर स्टडीज़ होंगी तो ऐसा हमको समझ में आएगा कि समस्या जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। और ये जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एक काफ़ी हद तक कैंसर को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ये जो फूड कलर यूज़ होता है सारे रेस्टोरेंट्स में, सारे ये देखिए जितने स्ट्रीट फूड है, ये है, इनमें फूड कलर का इस्तेमाल बहुत होता है। फूड कलर भी काफ़ी हद तक हमको कुछ पता है कि कुछ कुछ कलर्स जो हैं जी वो कैंसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खास करके हमारे देश में कि जो अप्रूव्ड फूड कलर्स वो यूज़ नहीं होते, कोई कुछ भी कलर यूज कर सकता है। खास करके जब हम अपने घर से बाहर या हम अपने घरों में भी हम जो खरीद के लिए आते हैं, हमने बोला कि अच्छा वाला कलर दे दीजिए। जी जी जी। तो अच्छा, वो हम तो दुकानदार के ऊपर है, हमको तो ये पता नहीं होता है कि वो जो केमिकल है वो एक्चुअली सेफ है कि नहीं है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें, फूड कलर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या केमिकल्स का अननेसेसरी इस्तेमाल है, वो चीज़ें हमको नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए आम लोगों को आपके माध्यम से ये पता चलेगा फूड कलर का इस्तेमाल बहुत हर फूड में देखिए कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फूड कलर जो है हर आप उसको सिर्फ वो कलर देने के लिए, जलेबी को लाल करने के लिए, चिकन को लाल करने के लिए वो कलर डाल देते हैं। वो उसको सिर्फ उसका एक कॉस्मेटिक कलर चेंज के लिए वो कलर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि खाने से उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज आपके मित्तल मैडम के आने से ये सब जानकारियाँ पता लगी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।